गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं दीप सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। और अब जो हम पढ़ेंगे अपना ये केमिकल काइनेटिक पढ़ेंगे। 2-3 दिन हम जो नेटवर्क इशू की वजह से अपना जो लेक्चर है इसे क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो चलिए एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। हम यूनिट जो हमारे पास में टर्म 2 है इसकी यूनिट पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक। यहाँ जो केमिकल का मीन्स है वो है हमारे पास में केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। जो केमिकल का मीन्स है वो हमारे किससे है, वो है हमारा केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से। और काइनेटिक का मतलब है हमारा यहाँ रेट से, ठीक है। जो काइनेटिक है इसका मीन्स कैसे है हमारा रेट से। तो हमें ये पढ़ना है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनका जो रेट होता है, ठीक है, उसे किस टाइप से हम डील करते हैं या किस टाइप से वो डील होता है। केमिकल्स रिएक्शंस के जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसे कैसे करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हम उन फैक्टर्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है और कॉन्सेंट्रेशन है और इसके पास में हमारे एक और है, ये हमारा होता है कैटालाइज्ड, ठीक है, कैटालाइज्ड एक ये हमारे पास में इसमें और होता है, ठीक है। तो ये जो हम यहां से ये पढ़े हैं अभी, ये हमारे सभी क्या है, फैक्टर्स हैं। और ये फैक्टर्स क्या काम करते हैं, जो हमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब इन पे इन्हें ये अफेक्ट करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। इंक्रीज भी हो सकता है और वो डिक्रीज भी हो सकता है। अब ये जितनी भी हम इनके बारे में जो भी हमें पढ़ना है वो हम इस वाली यूनिट में पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक में। और जो केमिकल काइनेटिक है इसकी डिमांड किस वजह से है, हमें किस बात के लिए इस चीज की जरूरत पड़ रही है कि हमें रेट पता होना चाहिए रिएक्शन का, ठीक है। अगर रेट ज्यादा होगा रिएक्शन का तो जो रिएक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, बहुत ही जल्दी हो जाएगी, बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। चलिए अब इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। आओ प्यारे बच्चों देखते हैं इसमें ये जो हमारे पास में ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है विच डील्स, जो डील्स करती है विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या करती है, डील करती है। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या करती है, डील करती है। अब रेट ऑफ रिएक्शंस को कौन कौन अफेक्ट करते हैं, एक तो हमारे पास में होते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। ये फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं, ये फैक्टर अफेक्टिंग अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी रहे थे। जैसे कि हमारे पास में टेम्परेचर है या प्रेशर है और कंसंट्रेशन है और कैटालाइज्ड है, ठीक है। ये सभी क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है। ये सभी क्या है, फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं किसे, रेट ऑफ रिएक्शंस को। और एक दूसरा है हमारे पास में यहाँ मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इन सभी को हम कहाँ पढ़ेंगे, इन्हें हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक में, ठीक है। इस कॉल्ड, ये कहलाता है हमारा क्या, केमिकल काइनेटिक। तो चलिए सबसे पहले अब हम इसमें देख लेते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। तो यहाँ हमने जो सबसे फर्स्ट लिया हुआ है, ये लिया हुआ है हमने इसमें केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे यहाँ हमने जो लिखी हुई है वे लिखी हुई है केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा फास्ट इंटेनियस रिएक्शंस। ये वे वाली रिएक्शंस होती हैं जिन्हें कंप्लीट होने में कुछ ही फ्यू सेकंड ही लगते हैं। आप देखिए सेकंड का भी कितना पार्ट लगा हुआ है, 10⁻⁻12 सेकंड, ठीक है। तो इस सेकंड का भी क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं, 10⁻12 सेकंड। ये बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, ये वे रिएक्शंस होते हैं। चलिएगा एक बार इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। केमिकल रिएक्शंस विच कंप्लीट इन लेस देन इज 10⁻⁻12 सेकंड टाइम, ठीक है। ये वे वाली रिएक्शंस होती हैं जो कंप्लीट होने में 10⁻12 सेकंड्स का ही टाइम लेती हैं। इज नोन एज, ये जाने जाते हैं
फास्ट रिएक्शंस, इन्हें हम फास्ट रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, यह कैसा है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है टू मेजर, इसे मेजर करना, द स्पीड ऑफ सच रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस के रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, दैट इज आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारे पास में है, जैसे कि आयनिक रिएक्शंस है, और दूसरा हमारे पास में है यहाँ ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो दूसरा है वो हमारे पास में क्या है, ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ आयनिक रिएक्शन का अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूं तो आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ हमने सोडियम लिया हुआ है और सोडियम की रिएक्शन हमने करा दी किससे, वाटर से। जब हम सोडियम की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें से जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन निकल जाएगी इसमें से। ये रिएक्शन बहुत ही फास्टली होती है। कभी कभी आपने सुना भी होगा, बहुत से टीचर बताते भी रहते हैं कि अगर हम सोडियम पीस को पानी में डाल देंगे तो पानी में आग लग जाती है। दरअसल पानी में जो आग है वो नहीं लगती है, जो सोडियम पीस होता है वो इतनी फास्टली रिएक्ट करता है वाटर से कि कैसा हो जाता है, वो बर्न्ट हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें पॉइंट 2 स्लो रिएक्शंस। ठीक है, स्लो रिएक्शंस ये वे रिएक्शंस होती हैं जिन्हें कंप्लीट होने में फ्यू मिनट से फ्यू ईयर्स तक लग जाते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसे। केमिकल स्लो रिएक्शन, chemical reactions which completes in a long time from some minute to some years। ठीक है, ये वे केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिन्हें कंप्लीट होने में सम मिनट से सम ईयर्स तक लग जाते हैं, और कॉल्ड ये कहलाती है हमारी स्लो रिएक्शंस। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे कि आयरन को रस्ट होना, आयरन को जब रस्ट लगना शुरू होता है तो इसमें से कुछ दिन से लेके कुछ फ्यू डेज से लेके फ्यू ईयर्स तक भी हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे तो इसे हम नॉर्मली जंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, रस्ट को जंग बोल देते हैं। आपने देखा भी होगा हमारे घर में जो आयरन के गेट लगे हुए होते हैं तो उन्हें रस्ट लगता रहता है, और ये जो हमारे पास में ये वाली इसकी रिएक्शंस हैं, ये वाली जो रिएक्शंस है इसकी रस्टिंग ऑफ आयरन की, ये एक लंबे समय तक चलती रहती है, लॉन्ग टाइम तक चलती है। फिर इसके बाद में है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायमंड, जो डायमंड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डायमंड किससे बना हुआ होता है, कार्बन से बना हुआ होता है, पर कार्बन से डायमंड को बनने में, ठीक है, कार्बन से डायमंड को बनने में मैनी ईयर्स का जो टाइम है वो लग जाता है। तो इसमें हमने लिखा हुआ भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्बन, कार्बन को डायमंड में कन्वर्ट होने में, ठीक है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। फिर इसके बाद में हमारे पास में है थर्ड मॉडरेटरी स्लो रिएक्शंस। अब ये मॉडरेटरी स्लो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, ये वे केमिकल रिएक्शंस होते हैं विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस। ये क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती हैं किसकी, स्लो और फास्ट रिएक्शंस की, और कॉल्ड ये हमारी कहलाती है मॉडरेट स्लो रिएक्शंस, और इन्हें हम क्या बोल देते हैं, मॉडरेट स्लो रिएक्शन बोल देते हैं। आइए चलते हैं हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में। अब रेट ऑफ रिएक्शंस की हम जो बात कर रहे थे, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, आइएगा एक बार इसे भी देख लेते हैं। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन द concentration of any one of the reactant और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट टाइम में जो हमारे पास में प्रोडक्ट होगा या हमारे पास में जो रिएक्टेंट होगा उसकी जो कंसंट्रेशन में, या तो कंसंट्रेशन उसकी इंक्रीज हो या फिर उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, डिक्रीज होगी, इसी कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हमने लिखा हुआ भी यही है कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर टेकन टाइम का ये जो हमारे पास में ये फॉर्मूला हमने इसमें लिया हुआ है, जो रेट का हमने यहाँ फॉर्मूला लिया है, ये जो हमारे पास में टेकन टाइम है, अगर ये हमारा टेकन टाइम 1 यूनिट हो जाएगा, अगर ये हमारा टेकन टाइम कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाए,
तब हमारा जो रेट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, जो रिएक्टेंट होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है, और जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कैसी होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर हम किसी भी स्टेप में इसे समझा सकते हैं, चाहे हमारे पास हम इसे रिएक्टेंट के स्टेप्स में समझाएं या फिर प्रोडक्ट वाले में। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, अगर जो हमारा टेकन टाइम है वो कितना आ जाए, 1 यूनिट आ जाए, 1 सेकेंड हमारा आ जाता है, तब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इक्वल होगा किसके, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब चेंज इन कंसंट्रेशन चाहे रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो, उसी के ही इक्वल हो जाएगा। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर सेकेंड। अब इसे आप मोल पर लीटर सेकेंड लिख लीजिएगा या मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, जो सा भी आपको ये इसमें से मिल जाएगा, दोनों में से वही भी सही है, दोनों सही है। अब यहाँ हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, हमारे पास में एक एग्जाम्पल है इस रिएक्शन का। ये हमारे पास में हाइपोथेटिकल एक रिएक्शन है जहां रिएक्टेंट से हमारे पास में बना हुआ है प्रोडक्ट। यहाँ जो ये R है हमारे पास में ये रिएक्टेंट है, और जो यहाँ P है ये हमारे पास में क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसमें हमने लिखा हुआ है लेट अस assume that the volume of the system remains constant if R1 and P1 are the concentration of R and P respectively at the time T1 and R2 and P2 are their concentration at time T2 taken। ठीक है, अब ये हमारे पास में एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन थी, इसमें हमने बताया है कि जब शुरुआत में हमारे पास में कंसंट्रेशन थी R की R1, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास में कितनी थी, P1। ठीक है, देखिएगा यहाँ से लिखा हुआ भी है लेट अस assume that the volume of system remain constant। जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो कैसा है, यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, जो सिस्टम का वॉल्यूम है जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टम है वो कैसा है, कांस्टेंट है। इफ R1 and P1 are the concentration of R and P respectively at the time T1। इसमें हमने लिखा हुआ है कि यदि T1 टाइम पे R और P की कंसंट्रेशन R1 और P1 है, ठीक है, एंड T2 टाइम बाद R2 और P2 हो जाते हैं, देन तब क्या होगा हमारे पास में, जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड है फॉर चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, जो टेकन टाइम है वो कितना होगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा लास्ट टाइम माइनस जो हमारा शुरू वाला टाइम था वो। ठीक है, फर्स्ट टाइम, तो लास्ट टाइम माइनस फर्स्ट टाइम हम इसमें लिख देंगे। तो लास्ट टाइम जो हमारा था वो कितना है, इसमें लास्ट टाइम कितना है हमारा, इसमें T2 है, और जो हमारा फर्स्ट टाइम है वो हमारा कितना है, इसमें T1 है। तो हम इसमें से लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को घटा देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डेल्टा T इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा T2 माइनस T1। फिर हमने देखा इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कितना आ जाएगा हमारा, डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हमारी कैसी है, ये हमारी लास्ट कंसंट्रेशन है और ये हमारी कैसी है, फर्स्ट कंसंट्रेशन है। तो लास्ट में से आपको बार बार फर्स्ट को ही घटाना है। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करना है, लास्ट कंसंट्रेशन में से फर्स्ट कंसंट्रेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। इससे हमारा क्या आ जाएगा, उसमें जो भी चेंज होगा, जो हमारी डेल्टा की वैल्यू है वो निकल के इसमें आ जाएगी। इसी टाइप से हम हमारे पास में प्रोडक्ट है P, इसे भी हम क्या काम कर लेंगे, नोन कर लेंगे, P2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसे, P1 को। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ऑफ R। अब हमें क्या काम करना है, R के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है, नोन करना है। तो क्या काम करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हमारा बन के आएगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R। जो R की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है वो रखेंगे, और जो टाइम टेकन है वो हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ हमने लिया इसमें इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये जो माइनस सिंबल है, ये रिप्रेजेंट करता है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन को। जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कैसी होती है,
डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास में जो ये नेगेटिव साइन है ये केवल यहाँ ये ही इंडिकेट करता है कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कैसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ हमारे पास में जो पॉजिटिव साइन है ये भी इसी चीज को साइन करता है, इसी चीज को इंडिकेट करता है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पी किसके इक्वल हो जाएगा, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टेकन टाइम के, ठीक है, टाइम टेकन के। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, कंसंट्रेशन रख देंगे और नीचे क्या रख देंगे, इसकी जो हमारे पास में इसका टाइम है वो हम इसके नीचे रख देंगे। चलिए अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं, जिन एग्जाम्पल से हमारे क्वेश्चन होना शुरू हो जाएंगे। अब वे क्वेश्चन हमें इसके करने हैं, वे फॉर्मूलाज हमें इसके बनाने हैं। अब मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ से आपको ये सही से समझ में आने शुरू हो जाएंगे। इन एग्जाम्पल से ही हमारे जो क्वेश्चंस हैं वे हो जाएंगे। अब याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके, ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझिएगा। हमारे पास में एक रिएक्शन है ए और इस ए से हमने बना दिया बी। ये हमारे पास में जो शुरू में है, याद रखिएगा, जो लेफ्ट हैंड पे हमारे लिखे हुए होंगे वे हमारे रिएक्टेंट होंगे और जो राइट हैंड पे हमारे लिखे हुए होंगे वे हमारे क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। तो आप इन्हें याद रखिएगा, जो हमारे लेफ्ट हैंड पे लिखे हुए होंगे वे हमारे क्या होते हैं, इसमें रिएक्टेंट होते हैं, और जो राइट हैंड पे हमारे लिखे हुए होते हैं वे हमारे क्या होते हैं, इसमें प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें आप समझिएगा ध्यान से, हमने इसमें लिया हुआ है टाइम। जब हमारे पास में टाइम था t बराबर 0 सेकेंड, तो याद रखिएगा t बराबर 0 सेकेंड पे जो हमारे पास में a रिएक्टेंट है इसके पास कितने थे, a मोल थे, और जो हमारे पास में b था इसके पास में जो मोल थे वो कितने थे, 0 थे। बात करेंगे कुछ समय बाद की। अब टाइम इसने ले लिया, टेकन टाइम t सेकेंड, ठीक है, t सेकेंड का टाइम इसने ले लिया। जो रिएक्शन हमारे पास में ये हो रही है इसने t सेकेंड का टाइम यहाँ पर ले लिया। अब हमने देखा कि जो b है, b के x मोल बन गए हैं, ठीक है, b के x मोल बन गए हैं यहाँ पर। तो a के कितने मोल बचेंगे, a के कितने मोल बचेंगे भाई, b के बन गए हैं कितने, x मोल, तो a के कितने बचेंगे, a माइनस x मोल बचेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कितने रिमाइंड रह जाएंगे इसके, a माइनस x मोल रह जाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले हम a के लिए निकाल देंगे, आर ए इक्वल टू किसके आएगा, हम लास्ट कंसंट्रेशन में से जो फर्स्ट वाली है इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन के आएगा a माइनस एक्स माइनस ए अपॉन, और टेकन टाइम लेंगे हम, तो टेकन टाइम में लास्ट टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, तो लास्ट टाइम हमारा कितना है, t माइनस 0। तो यहाँ हमारे पास में एक कंडीशन बन के आ जाएगी, इस a से a कट जाएगा और ये बन के आ जाएगा हमारे पास में माइनस एक्स अपॉन टी। तो इसे हम क्या लिख सकते थे, इसे हम और करके लिख सकते थे, और माइनस आर ए इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ये हमारे पास में आ गई है इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी टाइप से हम आर बी भी निकाल देंगे, जो रेट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, आर बी। तो इसमें भी हम इसकी लास्ट कंसंट्रेशन में से जो हमारी फर्स्ट कंसंट्रेशन है इसे घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा कितना जाएगा, x माइनस 0 अपॉन यह आ जाएगा हमारा t माइनस 0। याद रखिएगा जो टेकन टाइम है वो दोनों बार के लिए, दोनों रिएक्शंस के लिए, रिएक्टेंट के लिए भी और प्रोडक्ट के लिए भी कैसा है, सेम है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा x अपॉन टी। क्या लिख सकते हैं इसे हम, और आर बी इक्वल टू x अपॉन टी। ये है हमारी इक्वेशन 2। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये हमारी क्या है, इक्वेशन 2 है। तो याद रखिएगा ये भी x अपॉन टी है, ये भी x अपॉन टी है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है, जो माइनस आर ए है वो इक्वल है किसके, आर बी के, ठीक है। जो माइनस आर ए है वो इक्वल है किसके, आर बी के। याद रखिएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे रिएक्टेंट हो, दोनों के लिए कैसा होता है, सेम होता है। किसी एक का भी निकाल लीजिएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे निकल के आएगा, हमारा सेम ही निकल के आ जाएगा। अब याद, ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो घट रही है और जो प्रोडक्ट की है वो इसमें बढ़ रही है।
चलिए ये तो नेगेटिव साइन की बात करेंगे हम इसमें। अब इसके लिए हम कोई और एग्जाम्पल भी इसका ले सकते थे, हमारे पास में इसका कोई और एग्जाम्पल भी हम इसमें ले सकते हैं। अब मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लेता हूँ। एक एग्जाम्पल हमारे पास में ये है a प्लस बी एरो a प्लस बी एरो c प्लस d। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने इसका लिया हुआ है। अब इस एग्जाम्पल के लिए हम शुरू में टाइम देखते हैं। यहाँ हमारे पास में टाइम शुरू में कितना था, 0 सेकंड है, 0 सेकंड था। और ए के कितने मोल थे, ए मोल, और बी के कितने मोल थे, बी। इस कंडीशन की हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर इनके 0 मोल है दोनों के ही, और कुछ टाइम हो गया, रिएक्शन ने टी टाइम ले लिया, टी टाइम टेकन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सी के कितने बन गए हैं, एक्स मोल, और जो हमारे पास में डी है, डी के भी बन गए हैं कौन, एक्स मोल। इस कंडीशन में ए के कितने बचेंगे, ए माइनस एक्स बचेंगे, और बी के भी कितने बचेंगे, बी माइनस एक्स बचेंगे। चलिए रेट ऑफ ए निकाल लेते हैं। रेट ऑफ ए इक्वल टू किसका आएगा, लास्ट कंसंट्रेशन में से फर्स्ट कंसंट्रेशन को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन टी माइनस 0। ठीक है, टाइम टेकन लेंगे, लास्ट टाइम माइनस फर्स्ट टाइम, तो ये हमारा ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमारा ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन टी। और हम इसे क्या डिनोटेट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते थे माइनस आर ए इक्वल टू एक्स अपॉन टी। चलिए आर बी के लिए निकाल लेते हैं, ये हमने आर ए के लिए निकाल दिया, आर बी के लिए निकाल लेते हैं। रेट ऑफ बी, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बी के लिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसमें इसकी जो कंसंट्रेशन है लास्ट वाली, इसमें से हम फर्स्ट कंसंट्रेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, बी माइनस एक्स माइनस बी अपॉन टी माइनस 0, लास्ट टाइम माइनस फर्स्ट टाइम। तो यहाँ हमारे पास में बी में से बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी हमारे पास में जो रिमाइंड बचेगा वो बचेगा, रिमाइंड रहेगा हमारे पास में माइनस एक्स अपॉन टी। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस आर बी इक्वल टू एक्स अपॉन टी। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। चलिए आर सी निकाल लीजिएगा। तो आर सी निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये लास्ट कंसंट्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट कंसंट्रेशन अपॉन टी माइनस 0, जो टाइम टेकन है कितना जाएगा, ये एक्स अपॉन टी। तो इसे हम क्या लिख देंगे, आर सी इक्वल टू एक्स अपॉन टी, इक्वेशन थर्ड। फिर आर डी निकाल देंगे हम इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये भी हमारा एक्स माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0 इक्वल टू एक्स अपॉन टी, और आर डी हमारा इक्वल आ जाएगा किसके, एक्स अपॉन टी के, इक्वेशन 4। अब 1 2 3 4 इक्वेशन से जब हम इन्हें ऐड करके देखेंगे तो देखिएगा हमारे पास में इनमें से कोई सी भी रिएक्शन हो, सभी किसके इक्वल आ रहे हैं, एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी। तो हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी आर ए। अब आर ए की वैल्यू कितनी है, माइनस है, माइनस आर ए इक्वल टू माइनस आर बी इक्वल टू आर सी इक्वल टू आर डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज सही से बिल्कुल एकदम पता चल गई है कि जो रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्टेंट आएगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के लिए कैसा जाएगा, नेगेटिव साइन में आएगा, और जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट के लिए कैसा जाएगा, पॉजिटिव साइन में आ जाएगा। ठीक है, ये हमें यहां से ही क्लियर हुआ है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट के लिए कितना आएगा, नेगेटिव साइन में आएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है इसके लिए कैसा जाएगा, पॉजिटिव साइन में आएगा। ठीक है, यहाँ से इसका एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। इस लास्ट एग्जांपल में हमने कुछ ये वाला एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक भी है। ये मैंने इसमें लिख दिया 2a प्लस 1/3b इक्वल टू 4c। ये एग्जाम्पल है हमारे पास में, हमने देखा इसका फर्स्ट टाइम। तो शुरुआत में क्या होगा, t इक्वल टू किसके है, 0 के है। तो इस कंडीशन में a के a मोल थे, b के b मोल थे, और c के कितने थे,
0 मोल। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है इसकी। फिर हमने देखा कि रिएक्शन ने कुछ टाइम लिया, रिएक्शन ने टी टाइम ले लिया। ठीक है, रिएक्शन को हो गया है टी टाइम। इस कंडीशन में सी के 4x बन गए हैं। ठीक है, कितने बन गए हैं? 4x मोल। तो बी में से कितने जाएंगे भाई मेरे? बी में से चले जाएंगे बेटा b माइनस 1/3x। सी, तो इसमें से 2 में से कितने जाएंगे? इसमें से चले जाएंगे 2 वाले में से a माइनस 2x। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ ये समझा देता हूँ। ये है जो हमारे पास में लिखा है, हमने पहले तो हम लिख रहे थे भाई a माइनस एक्स लिखेंगे, b माइनस एक्स, और सामने भी बना रहे थे x। अब ये जो 4x आया है, या ये 1/3x आया है, या ये 2x आया है, तो इसे याद रखिएगा, ये दोनों कंप्लीट मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। किसका? 4c का। ये दोनों मिलकर बनाते हैं 4c। ठीक है, 4c, ठीक है, 4c प्रोडक्ट बनाते हैं 2a और 1/3b। तो याद रखिएगा, इसमें जो आपके प्रोड्यूस होंगे या जो हमारे पास में रिएक्टेंट हैं, इनके जो रिड्यूस होंगे मोल, वे भी इसी रेशो में ही रिड्यूस होंगे और इसी रेशो में ही प्रोड्यूस होंगे। तो प्रोडक्ट जो बनेगा इसी रेशो में बनेगा, और जो हमारे पास में रिएक्टेंट है, ये भी, इनके जो मोल होंगे वे भी इसी रेशो में ही रिड्यूस होंगे, इसी रेशियो में घटेंगे। जैसे कि यहां मैंने लिख दिया है 4x, 4 ये वाला है। ठीक है, x बने तो कितने हैं हमारे पास में? 4c है। एक के लिए x बनेगा तो 4 के लिए कितना बनेगा? 4x बनेगा। यहाँ हमने देखा हमारे पास में इसके कितने मोल थे? b थे, और b है कितना हमारे पास में? 1/3। तो इसमें से b का कितना जाएगा? 1/3x जाएगा, और a का कितना जाएगा? 2x जाएगा। ये वाली कंडीशन रहेगी इसमें। चलिए, अब 1 मिनट, इसके लिए अब हम इस रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ ए निकाल लेते हैं। अब ये हमने कैसे निकाल लेते हैं? लास्ट कंसंट्रेशन a माइनस 2x माइनस ए फर्स्ट कंसंट्रेशन अपॉन टेकन टाइम t माइनस 0। इसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा? माइनस 2x अपॉन टी। माइनस 2 को इधर ले जाइएगा तो हमारे पास में एक इसमें रिलेशन आ जाएगा, माइनस RA/2 इक्वल टू x अपॉन टी। चलिए, दूसरे वाले पार्ट के लिए करते हैं। अब हम इसमें आर बी निकालते हैं। आर बी कैसे निकलेगा हमारा? आर बी निकल के इसमें हमारा आ जाएगा b माइनस 1/3 x माइनस b अपॉन कितना जाएगा यहाँ हमारा? नीचे हमारा जाएगा t माइनस 0। b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस x अपॉन 3t। या इसमें हम और क्या रिलेशन लिखते थे? ये -3 को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा जाएगा -3RB इक्वल टू x अपॉन टी। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड और निकाल लेंगे। इसके लिए हम इसमें एक और बनाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन सी। तो यहाँ हम इसमें बनाएंगे, इसमें RC इक्वल टू कितना जाएगा हमारा? ये 4x माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0, और ये हमारा जाएगा इक्वल टू 4x अपॉन टी। या हम इसे लिख सकते थे RC/4 इक्वल टू x अपॉन टी। ये हमारे पास में इक्वेशन थर्ड है। जब हम तीनों इक्वेशन को देखेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी x अपॉन टी है, x अपॉन टी है, x अपॉन टी है, तो इन्हें इक्वल रख देंगे तो ये हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी माइनस RA/2 इक्वल टू -3RB इक्वल टू RC अपॉन 4/4। ये इक्वेशन हमारे पास में बन के आ रही है। बेटा ये वाली इक्वेशन आपको जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी। अब याद रखिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, जो रिएक्शंस में स्टाइकियोमेट्रिक दिए हुए होते हैं, जैसे यहाँ 2 है, 1/3 है, और यहाँ हमारे पास में कितना है? 4 है। जब हम रेट ऑफ रिएक्शंस निकालते हैं तो ये उसके अपोजिट चले जाते हैं। जैसे कि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा। ये हमारे पास में किस में है? डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में आ गया। ये यहाँ हमने देखा ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ किस में चला गया? इसमें डिवाइड में चला जाएंगे। थैंक यू।